हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन शॉट यानी कि एक ही क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी जितने भी आपके अनसॉल्व के और जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक के पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो वंशागति का आणविक आधार वाला है। इससे यानी कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यानी ऑब्जेक्टिव में, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। और इसके पीछे की जो भी क्लास हो चुकी है ना, यानी कि वंशागति विविधता का सिद्धांत, जनन स्वास्थ्य, मानव जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये सभी जो चैप्टर वाइज आपकी क्लास हो चुकी है, तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करनी है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आप जाना, सारी क्लास को देख लेना। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी और सभी बच्चे आते रहेंगे। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। यानी अगर डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, अगर डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। 64, 36, 85, 32 बताइए क्या होगा। तो बताइए फटाफट क्या होगा कि अगर डीएनए अणु में साइटोसिन 18% हो तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। आप सभी को पता है, देखो ग्वानिन, साइटोसिन बराबर क्या होता है बेटा, ग्वानिन होता है। साइटोसिन बराबर क्या होता है, ग्वानिन होता है। और एडेनिन बराबर क्या होता है, थायमिन होता है। आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है तो यहाँ पे पूरा टोटल कितना होता है बेटा, 100 होता है ना, 100% की बात हो रहा है। तो यहाँ पे साइटोसिन बराबर कितना है, 18% है। ठीक है, कितना, 18% है। और यहाँ पे ग्वानिन बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 18% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं 100 माइनस ना 18 माइनस 18 कर दे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो गया। यानी कि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन की मात्रा निकल गई, यानी कि जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। अब अगर हम 64 बाई 2 यानी कि काट दें तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 है ना, 2 चौके 2 3 6 और 2 2 दुनिया के 4 है ना, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे एडेनिन का कितना हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पे थायमिन बराबर तो 32 हो जाएगा। तो अगर डीएनए अणु में साइटोसिन 18% हो तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, तो 32 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर साइटोसिन बराबर 18 है तो ग्वानिन बराबर भी 18 होगा। तो अगर हम 18 36 हो जाएगा। अगर हमने 100 से 36 माइनस कर दिया, 64 बचा, और 64 में हम लोग क्या कर दिए, 2 का भाग दे दे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना बचा, 32। ठीक है, तो अगर एडेनिन 32 है तो यहाँ पर थायमिन भी 32 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड है, सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, सुगर प्लस फास्फेट है, नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फास्फेट है, सुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस, नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फास्फेट न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, सुगर प्लस फास्फेट है, नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फास्फेट है, या सुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस है। तो बताइए क्या है, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी की न्यूक्लिक एसिड सुगर है, नाइट्रोजन युक्त बेस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सुगर। अब अगर आरएनए है तो डिऑक्सी यानी कि कौन सा सुगर, पेंटोस सुगर, प्लस एनबी नाइट्रोजन बेस यानी कि ये जो क्षार होते हैं, और फास्फेट मूलक फास्फेट समूह। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है। यहाँ पे डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार कौन सा है, ए एंड डी सी यानी एडेनिन एंड साइटोसिन है, साइटोसिन एंड थायमिन है, एडेनिन एंड ग्वानिन है, कोई नहीं। तो डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार है, देखो प्यूरिन बराबर पिरामिडिन होता है, प्यूरिन बराबर पिरामिडिन, तो पिरामिडिन 3 प्रकार का, प्यूरिन कितना 2 प्रकार का है ना। तो एडेनिन और ग्वानिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एडेनिन एंड ग्वानिन। क्यों, क्योंकि एडेनिन बराबर थायमिन ये पिरामिडिन है, और ग्वानिन बराबर साइटोसिन ये पिरामिडिन है ना। ठीक है, ओके क्लियर। तो डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है, तो एडेनिन एंड ग्वानिन डीएनए अणु का क्या है, प्यूरिन क्षार होते हैं। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए निम्न में किसकी आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए निम्न में किसकी आनुवंशिक पदार्थ है, टीएमबी का है, बैक्टीरियोफेज का, ए एंड बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर डीएनए है, तो टीएमबी है। यानी कि टीएमबी क्या बेटा, प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस है, ये भी आपका वायरस है, ये भी वायरस, ये भी वायरस।
ए एंड बी दोनों यानी कि पहला और दूसरा दोनों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी को पता है बेटा ये बैक्टीरियोफेज। हमने हर्षेवचेज का प्रयोग तो पढ़ा होगा, हर्षेवचेज का आपने प्रयोग पढ़ा होगा। तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, इनका ये डीएनए होता है। और टीएमबी में क्या होता है बेटा, आरएनए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी कि बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी कि निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो किसका होगा, बैक्टीरियोफेज का, क्योंकि हर्षेवचेज के प्रयोग से ये प्रमाणित हो गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ओके, क्लियर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है ट्राइसोम, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टिसिस। बताइए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। देखो, डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा राइबोस शर्करा जो होती हैं ये दोनों एक ही वर्ग के होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ट्राइओसिस कहा जाता है, पेंटोसिस कहा जाता है, हेक्सोसिस कहा जाता है, हेप्टिसिस कहा जाता है, तो पेंटोसिस कहा जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी। क्या हो जाएगा, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को, अगर डीएनए है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को अगर देखना है तो हम किसके द्वारा हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा, प्रकाश माइक्रोस्कोप के द्वारा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा, अगर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की, अगर डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था है उसको अगर हमें देखना है तो हम किसके द्वारा देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा, प्रकाश माइक्रोस्कोप के द्वारा या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा। अगर हमें डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्षार की व्यवस्था को देखना है, न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को देखना है, तो हमें एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की सहायता से हम देखेंगे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होगा। जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को, एक डीएनए का एक विलगन टुकड़े है उसको कितना 82 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 82 डिग्री सेल्सियस टू कितना 90 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, तब क्या होगा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसका विकुंडल हो जाता है या 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है या आरएनए में बदल जाता है। तो बताइए 7वें का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का फटाफट बताइए बेटा क्या होगा, ए बी सी या डी। तो 7वें का जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही कि इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या होगा, इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या होगा, इसका विकुंडलन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, पॉलीमरेजेस के द्वारा, न्यूक्लियेजेस के द्वारा, प्रोटीएजेस के द्वारा, लाइगेजेस के द्वारा। तो न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल को हमें खंडित करना है तो ये किस एंजाइम के द्वारा खंडित होगा। तो न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, पॉलीमरेजेस के द्वारा, न्यूक्लियेजेस के द्वारा, प्रोटीएजेस के द्वारा, लाइगेजेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि न्यूक्लियेजेस के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूक्लियेजेस के द्वारा ये खंडित होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए समान है, डीएनए तथा आरएनए समान है, द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, समान शर्करा होने के कारण, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, समान पिरामिडीन क्षार होने के कारण। तो डीएनए तथा आरएनए समान है, डीएनए तथा आरएनए समान है, क्या रीजन है बताइए। डीएनए तथा आरएनए समान है, जो डीएनए तथा आरएनए समान, किस रूप में ये समान है, किस तरीके से एक दूसरे से समान है, क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो बताइए क्या होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से, कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। क्यों, क्योंकि ये इनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं, जो डीएनए आरएनए की जो श्रृंखलाएं होती है न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, बहुलक होती है। ओके, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है साइटोसिन एवं थाइमिन, एडेनिन व गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल या थाइमिन एवं यूरेसिल। तो बताइए आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है, आरएनए का पैरामिडिन है तो उसमें क्या पाया जाता है, आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है, एडेनिन व गुआनिन, साइटोसिन एवं थाइमिन या साइटोसिन एवं यूरेसिल या थाइमिन एवं यूरेसिल। तो बताइए आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है, आरएनए का जो पैरामिडिन है उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो आरएनए के पैरामिडिन में आप सभी को पता है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ठीक है, तो ये एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरिन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये पिरामिडिन है।
तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन डीएनए में है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरोसिल यहाँ पे आरएनए में है। तो क्या हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन ये दोनों क्या है, डीएनए की प्यूरिन है, तो साइटोसिन व यूरोसिल क्या होते हैं, आरएनए के पैरिमिडिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरोसिल होता है। थायमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरोसिल उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोसिल किससे संबंधित है, आरएनए से, डीएनए से, ए एंड बी दोनों से, एंड इनमें से कोई नहीं। तो यूरोसिल किससे संबंधित है, ये जो यूरोसिल है ये किससे संबंधित है, आरएनए से, डीएनए से, ए एंड बी दोनों से, एंड इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यूरोसिल किससे संबंधित हो, आपने अभी देखा कि जो यूरोसिल संबंधित होता है आरएनए से, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, कि आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड से। यूरोसिल किससे संबंधित है, तो ये आरएनए से संबंधित, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड से ये संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपडी जैसी होती है, आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपडी जैसी होती है, एमआरएनए की, आरआरएनए की, एसएनआरएनए के, टीआरएनए की। तो बताइए आरएनए की किस रूप की जो संरचना है ये त्रिपडी जैसी होती है, तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आर यानी राइबोसोमल आरएनए, या एचएनआरएनए या टीआरएनए। तो बताइए किसकी होती है, तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है कि टीआरएनए की। किसकी, टीआरएनए की जो संरचना होती है वो त्रिपडी जैसी होती है। ठीक है, कैसी होती है, त्रिपडी जैसे टीआरएनए की संरचना होती है। ओके, क्लियर, समझ में आया कि नहीं भाई, आ गया। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये तो रहे आपकी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक, यानी कि बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, क्या है आपके एग्जाम में ये पूछे गया है, और ऐसा नहीं है कि नहीं भाई बिना पूछा गया है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं होगा तो आपके पास अनसॉल्व्ड होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, जो भी होगा आप जहाँ से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, यानी तो नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, जो भी होगा वहां से मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग में हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच अंतर कैसे स्थापित किया। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के हेतु अपने प्रयोग में जो हर्शे व चेज, देखो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बोला था कि कोई कह रहा था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तो कोई कह रहा था प्रोटीन है, तो कोई कुछ और कह रहा था। लेकिन बाद में ये प्रूफ हो गया कि नहीं, जो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को स्थानांतरित करते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ओके, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग में हर्शे व चेज के में डीएनए प्रोटीन के बीच में अंतर कैसे स्थापित किया, इसको आपने सिद्ध करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि सभी बच्चे कर लोगे, मुझे उम्मीद है। देखो क्या है, आप सभी को पता है कि जो कौन थे, जो हर्शे व चेज का प्रयोग था। अगर हम हर्शे व चेज के प्रयोग को देखते हैं, चेज का जो प्रयोग था, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया था, बेटा मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, अब आपको इस समझने के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर लिखना है। इन्होंने 3 चीज लिया था बेटा, क्या लिया था, एक लिया था बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज लिया था, बैक्टीरियोफेज लिया था। ये क्या है बच्चे, जीवाणु है, सॉरी एक वायरस है जो ये जीवाणु को संक्रमित करते हैं। ठीक है, वायरस है ये जो क्या करते हैं, जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या लिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, ई कोलाई जीवाणु लिया था। और थर्ड में इन्होंने क्या लिया था, तीसरे में रेडियो एक्टिव तत्व लिया था, रेडियो एक्टिव तत्व को लिया था। अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या था, यहाँ पे फास्फोरस था, सल्फर था, फास्फोरस था, सल्फर था। अगर हम बच्चे फास्फोरस की बात करें तो इसकी मात्रा डीएनए में होती है और इसकी मात्रा प्रोटीन में होती है। ठीक है, एक की मात्रा डीएनए में, एक की मात्रा प्रोटीन में। इसी प्रयोग को उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज को। अगर हमने बैक्टीरियोफेज के डायग्राम को देखना है तो बैक्टीरियोफेज में आप देखते हो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है।
ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज होता है। ठीक है, क्या होते हैं ये बैक्टीरियोफेज होते हैं, जिनमें से इनका ये जो आवरण है ये प्रोटीन कोट का है ना, किसका बना होता है, कैप्सिड का बना होता है, जो प्रोटीन की हम कह सकते क्या ही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है आनुवंशिक पदार्थ, वो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। इसीलिए हर्षी व चेज ने क्या किया, अपने प्रयोग में एक बैक्टीरिया फेज लिया जिसके अंदर डीएनए भी है और जिसके अंदर क्या है, प्रोटीन भी है। क्योंकि उस टाइम ये मत चल रहा था, कोई कह रहा था डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो कोई कह रहा था आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये वाला जो प्रयोग है मैंने करा दिया है, बहुत अच्छे से मैंने कराया है। ठीक है, तो आप इनके पूरे आंसर को आप लिख देना कि कैसे उन्होंने प्रयोग किया, किस तरीके से उन्होंने डाला, तो क्या रिजल्ट आया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अनुलेखन क्या है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि अनुलेखन क्या है। तो अगर अनुलेखन की बात करें, है ना, आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा जिसमें डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, ये चीजें आपने, इसी को हम तीनों क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको कई सारे दिए हैं जिनमें से आपको सभी के संक्षिप्त वर्णन करने हैं। ठीक है, तो अनुलेखन यानी कि देखो, आपको पता है कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि डीएनए से डीएनए, है ना, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरी संरचना को रिप्लिकेशन कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, है ना, यानी कि प्रतिकृतियन। क्या बोलते हैं, प्रतिकृतियन, प्रतिकृतियन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से, ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनना, आरएनए का निर्माण होना। और कौन सा आरएनए बेटा, एमआरएनए का जो निर्माण होता है, इसी को हम कहते हैं अनुलेखन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, अब इसको मेंशन कर देखो कि अनुलेखन क्या है। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना या डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। ठीक, इन तीनों भागों के बारे में मेंशन कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुरूपता क्या है, ये भी आपने करना है। स्थानांतरण यानी कि जो हमने अनुवादन, अनुवादन, अनुवादन किससे कहते हैं, अनुवादन की बात करें तो एमआरएनए, एमआरएनए है, एमआरएनए से क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस। मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीजें बस आपने याद करनी है, याद करनी है आपने। तो प्रोटीन का सिंथेसिस, है ना, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस से क्या कहलाता है, स्थानांतरण, यानी कि जिसको हम कहते हैं अनुवादन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन भी कहते हैं, है ना, ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। तो ये सारी, क्या एमआरएनए है, एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, आगे जैव सूचना विज्ञान किसे कहते, इस पे भी टिप्पणी लिखनी है। अब आगे है टेम्पलेट रज्जुक व कोडिक रज्जुक में अंतर बताइए। टेम्पलेट, देखो जो चीजें मुझे लग रहा है कि नहीं आपको नहीं आएगी वो मैं आपको कराऊंगी, और जो चीजें मैंने आपको कई बार करा चुका है और मुझे ये पता है कि आप कर लोगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि टाइम बर्बाद करने की जरूरत है। अब क्या है, टेम्पलेट रज्जु व कोडिंग रज्जु में अंतर बताइए। टेम्पलेट रज्जु क्या होता है और कोडिंग रज्जु क्या होता है, किसे कहते हैं, इनमें आपने क्या बताने हैं, अंतर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु क्या होते हैं, इनमें अंतर को करते हैं। ठीक है, और अगर आपको पता है तो टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु क्या होते हैं, इनमें आप बता भी सकते हो, आंसर में लिख सकते हो कि मैम टेम्पलेट रज्जु इसे कहते हैं, कोडिंग रज्जु इसे कहते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन के बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें पढ़ाई गई है ना। टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में क्या अंतर होते हैं, इस चीज को समझते हैं। एक साइड क्या लिखोगे, टेम्पलेट रज्जु, और एक साइड क्या लिखोगे, कोडिंग रज्जु। ठीक है, चलो
दूसरी साइड कोडिंग रज्जु। ठीक है, तो टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु, किसे हम टेम्पलेट रज्जु कहते हैं और किसे हम कोडिंग रज्जु कहते हैं। टेम्पलेट रज्जु की बात करेंगे तो क्या लिखोगे, डीएनए का 3 डैश से, है ना, डीएनए का 3 डैश से 5 डैश दिशा वाला रज्जु टेम्पलेट रज्जु कहलाता है। क्या लिखोगे, डीएनए का पहला पॉइंट क्या लिखोगे, डीएनए का 3 डैश से 5 डैश दिशा वाला, ठीक है, दिशा वाला, तो दिशा वाला रज्जुक टेम्पलेट रज्जु, ठीक है, टेम्पलेट रज्जु कहलाता है। ठीक है, टेम्पलेट रज्जु कहलाता है। कोडिंग रज्जु क्या होगा, तो डीएनए का 5 डैश से 3 डैश दिशा वाला रज्जु, ठीक है, डीएनए का 5 डैश से 3 डैश वाला दिशा वाला रज्जु कोडिंग रज्जु कहलाता है। कोडिंग में क्या लिखोगे, डीएनए का, किसका, डीएनए का 5 डैश से 3 डैश दिशा वाला, तो 5 डैश से 3 डैश क्या, दिशा वाला, है ना, दिशा वाला रज्जुक क्या कहलाता है, कोडिंग रज्जु कहलाता है। क्या कहलाएगा, कोडिंग रज्जु कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। टेम्पलेट और कोडिंग रज्जु में अंतर बताइए। यानी कि डीएनए का 3 डैश से 5 डैश दिशा वाला जो सिरा होता है, जो रज्जुक होता है, उसको हम टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। ठीक है, और डीएनए का 5 डैश से 3 डैश दिशा वाला जो रज्जुक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग रज्जु कहते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे क्या लिखोगे, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, आरएनए के अनुलेखन हेतु टेम्पलेट का कार्य करता है। ठीक है, आरएनए के अनुलेखन हेतु किसमें लिखोगे भाई, टेम्पलेट में। टेम्पलेट में क्या लिखोगे, टेम्पलेट में लिखोगे आरएनए के अनुलेखन हेतु टेम्पलेट का कार्य करता है। ठीक है, आरएनए के अनुलेखन हेतु टेम्पलेट का कार्य करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए के अनुलेखन हेतु टेम्पलेट का कार्य करता है। क्या करता है, टेम्पलेट का कार्य करता है। तो टेम्पलेट का कार्य कौन करता है, ये जो टेम्पलेट रज्जु है, इसका सिर्फ नाम ही कोडिंग है, ये कुछ भी कोड नहीं करता। कोडिंग में क्या लिखोगे, इसका सिर्फ नाम ही कोडिंग है, नाम ही क्या है, कोडिंग है, यह कुछ भी कोड नहीं करता। ठीक है, यह कुछ भी कोड नहीं करता। कोडिंग का मतलब, कोड का मतलब कि कोड नहीं करेगा, तो यह कुछ भी कोड नहीं करता है। ठीक है, ये नाम से लग रहा है कि कोडिंग रज्जु, यानी कि कोडिंग रज्जु तो किसी चीज का कोड करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये कुछ भी कोड नहीं करते। ठीक है, तो ये होते हैं बहुत सारे ऐसे अंतर होते हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। डीएनए उंगली छापी क्या है और इसकी उपयोगिता पे प्रकाश डालिए। यानी कि जिसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसकी जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता पे क्या करना है, प्रकाश डालिए। तो क्या लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्र के न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं। क्या लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है, ठीक है, डीएनए
डीएनए अंगुली छापे, है ना, या लिख सकते हैं फिंगर प्रिंटिंग। तो फिंगर प्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वह तकनीक है, वह तकनीक है जिसके द्वारा ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्र के, जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के, निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्रम को ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो क्रम होते हैं यानी कि वो ज्ञात किए जाते हैं। यानी क्या हम बोले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। तो आगे क्या लिखोगे, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, जो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भिन्न होता है। आगे क्या लिखोगे, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भिन्न होते हैं ना, सबका एक नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सभी हैं सभी का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो क्या लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भिन्न होते हैं। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति होगा और उस प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा, वो भिन्न होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब इसके आगे क्या पूछ रहा है कि इसकी उपयोगिता पे प्रकाश डालिए, है ना, इसकी उपयोगिता पे प्रकाश डालिए, यानी कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो हम सबसे पहले इसकी देखते हैं उपयोगिता को। तो हेडिंग क्या डालोगे, उपयोगिता, कि क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे, उपयोगिता, है ना, क्या क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है, या किस किस चीज के लिए इनका यूज हो सकता है, या इनका यूज करना क्यों जरूरी है ना, क्या क्यों जरूरी है। उपयोगिता की बात करोगे तो क्या लिखोगे, या पैतृक परीक्षण बलात्कार, हत्या व अन्य अपराधी की पहचान करने में सहायक है। क्या लिखोगे, यह पैतृत्व परीक्षण में सहायक है, पहली पॉइंट। यह पैतृत्व, तो यह पैतृत्व परीक्षण में सहायक है, ठीक है। किसके लिए, यह पैतृत्व परीक्षण में सहायक है। यह गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधी के ठीक है, अन्य अपराधों के अपराधी के निर्धारण में सहायक है। क्या लिखोगे, यह गैर कानूनी यह, गैर कानूनी
ठीक है, यह गैर कानूनी यौन संबंधों, बलात्कार, बलात्कार, हत्या, ठीक है, हत्या जैसे अपराधों के अपराधों के ठीक है, अपराधों के अपराधी के नियंत्रण में, अपराधों के अपराधी के निर्धारण में सहायक है, निर्धारण में सहायक है। यानी किसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कौन अपराधी है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, यह पैतृक परीक्षण में सहायक है और ये गैर कानूनी यौन संबंधों, बलात्कार, हत्या जैसे अपराधों के अपराधी के निर्धारण में भी सहायक है। यानी कि अगर इन अपराधों को हमें पहचानना है तो इस जांच के द्वारा ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि विलुप्तता के कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक, यानी कि विलुप्तता के कगार पे, यानी कि जितने भी जंतु ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे है ना, जितने भी ऐसे जंतु हैं जो विलुप्त होने के कगार पे, तो उनके संरक्षण में भी ये सहायक होता है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडली मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए। डीएनए की द्विकुंडली मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए। यानी कि डीएनए की जो ये द्विकुंडली मॉडल की संरचना है, आपको इसको बनाने हैं, बनाने के साथ साथ आपको इसके बारे में लिखने हैं। तो क्या है, डीएनए के द्विकुंडली मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो डीएनए है और डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल है, इस मॉडल की संरचना है, संरचना को क्या करना आपने, स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखोगे, देखो आप इसमें क्या बनाओगे, डीएनए का तो सबसे पहले जो द्विकुंडली मॉडल वाली संरचना है ना, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो डीएनए की द्विकुंडली मॉडल वाली संरचना बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई, देखो अब आप, कोई भी बच्चा नहीं कह सकता नहीं मैम मुझे तो नहीं आती ये, कोई भी बच्चा ये बात नहीं बोल सकता कि मैम मुझे नहीं आते। ठीक है, ठीक है, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वाली संरचना को आपने स्पष्ट करनी है। देखो अब अगर हम डीएनए की संरचना को देखते हैं, तो अगर हम व्यास की बात करें, है ना, व्यास हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। व्यास कितना होता है इनका, अगर डीएनए की व्यास की बात करते हैं तो डीएनए का जो व्यास है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इसके बाद इनमें क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं भाई, इनमें न्यूक्लियस क्षार, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, क्षार होते हैं, क्लियर है, क्षार होते हैं। आप देखो यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं पराकुंडलन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कुंडलन या पराकुंडलन कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि पराकुंडलन, इसको हम क्या कहते हैं, पराकुंडलन। तो एक पराकुंडलन की जो दूरी होती है डीएनए में वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और एक पराकुंडलन में कितने एनबी होते हैं, यानी कि एक पराकुंडलन है तो एक पराकुंडलन में 10 एनबी होते हैं। 10 एनबी का मतलब समझते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, या हम इसको नाइट्रोजनी क्षार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे क्या है, थायमीन है, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पे एडेनिन है। ठीक है, अब यहाँ से ये एक क्षार है, ये एक क्षार है ना, ध्यान देना। अब इनमें एक क्षारों के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है या 0.34 नैनोमीटर होती है। ठीक है, एक पराकुंडलन का व्यास कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का जो व्यास होता है
वो 20 अंगस्ट्रांग। ठीक है, यहाँ पे ये जो इनकी सिरा है, एक सिरा तो इनकी 5 डैश से 3 डैश और एक 3 डैश से 5 डैश होती है। एक होती है 5 डैश से 3 डैश। ठीक है, एक सिरा जो इसका होगा उसको हम कहते हैं 5 डैश से 3 डैश और दूसरा 3 डैश से 5 डैश। तो अभी हमने देखा कि 3 डैश से, है ना, अगर ये 3 डैश से 5 डैश वाली जो सिरा है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट रज्जु, टेम्पलेट रज्जु बोला। और जो 5 डैश से 3 डैश वाली सिरा है इसको हमने बोला कोडिंग रज्जु। यही हमने डिस्कस किया, टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु। बात क्लियर? टेम्पलेट रज्जु कोडिंग रज्जु क्लियर हो गया। हमने क्या बात किया कि देखो 5 डैश से 3 डैश वाले सिरा को हम कहते हैं कोडिंग रज्जु। जो कोडिंग तो नाम है लेकिन ये किसी भी चीज को कोडिंग नहीं करता, ये किसी भी चीज को कोड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? तो एक पराकुंडल में 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, जोड़े होते हैं। एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजनस NB के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रांग या 0.34 नैनोमीटर होता है। एक पराकुंडलन की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रांग। DNA का जो व्यास होगा वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रांग। एक 5 डैश से 3 डैश सिरा होता है और एक 3 डैश से 5 डैश। तो 3 डैश से 5 डैश को टेम्पलेट रज्जु कहते हैं और 5 डैश से 3 डैश को कोडिंग रज्जु कहते हैं। और हमेशा एडेनिन बराबर क्या होता है साइटोसिन, एडेनिन बराबर थायमिन DNA में और साइटोसिन बराबर ग्वानिन DNA में होता है। और एडेनिन बराबर हमेशा यूरोसिल और ग्वानिन बराबर साइटोसिन बराबर ग्वानिन ये RNA में होता है। लेकिन हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं DNA की, तो एडेनिन बराबर थायमिन और साइटोसिन बराबर क्या होगा ग्वानिन होगा। ठीक है, अब इसमें लिखोगे क्या, आप ये लिखोगे कि DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है जो एक 5 डैश से 3 डैश और एक 3 डैश से 5 डैश होती है। इतनी बात। DNA का व्यास 20 एंगस्ट्रांग होता है, ये लिखोगे। ठीक है, DNA में एक पराकुंडल की बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रांग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखोगे DNA के एक पराकुंडल में 10 NB होते हैं कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक है, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रांग होती है। ठीक है, और एडेनिन हमेशा यानी कि प्यूरिन हमेशा एडेनिन के बराबर, यानी एडेनिन हमेशा थायमिन से बाइंड होता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से। और ये जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और एक चीज और लिखोगे कि एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। बस इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। आपका जो DNA की संरचना एकदम इजी हो जाएगी, डायग्राम भी बना लोगे और अच्छे से लिख भी लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिकीर्तिकरण तथा अनुलेखन में अंतर बताइए, यानी कि रिप्लिकेशन किसे कहते हैं और अनुलेखन में किसे कहते हैं, इसमें आपने अंतर लिखने हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या महत्व है? DNA पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या महत्व है? अब आपको यहाँ पे बताने हैं कि DNA पैकेजिंग यानी कि जो हमारा इतना लंबा DNA है, DNA पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या महत्व। देखो ये हमारा DNA है, ठीक है, ये हमारा DNA है। तो DNA की जो लंबाई की बात करते हैं ना, कितना DNA की जो लंबाई है ये 2.2 मीटर या लगभग 2 मीटर मानी जाती है कि 2 मीटर हमारा DNA है। और ये DNA हमारा कहाँ, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम है। इनमें से पहले से एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है और इसी नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये क्या होते हैं, बंध जाते हैं। तो ये कैसे पैक्ड हुआ, तो ये जो पैक्ड होने की क्रिया है ना, ये कैसे पैक्ड हुआ और ये जो पैक्ड होने की जो क्रिया है ये किस तरीके से हुई। तो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है इसका क्या महत्व, क्योंकि ये जो इतना लंबा DNA है, ये जो हमारा DNA है, इस DNA को पैक्ड है ना इस न्यूक्लियस के अंदर, वो भी इस क्रोमोसोम के अंदर जो पैक्ड कर रहा है ये कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो इस हिस्टोन प्रोटीन का क्या महत्व होता है, ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन का क्या महत्व होता है, इस महत्व को आपको बताने है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो DNA पैकेजिंग कैसे विटर हुआ, तो आप सभी को पता है कि देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, खुद से लिखना। अगर DNA पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या महत्व है, तो आप सभी को पता है कि अगर हम हिस्टोन की बात करें, है ना, हिस्टोन प्रोटीन की, है ना, अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, हिस्टोन प्रोटीन, तो अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार।
कितने प्रकार? 5 प्रकार की। ठीक है, कितने? 5 प्रकार की होती है। कौन सी? H1, ठीक है, H2A, H2B, H3, H4। क्या? 1 2 3 4 5। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये H2 तो यहीं पे रहती हैं। ये जो चारों होती हैं, ये चारों आपस में मिलके क्या बनाती हैं? न्यूक्लाय। न्यूक्लाय बनाते हैं, जिसको हम न्यू बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, जो यही संरचना क्या बनाती है? किसका? न्यूक्लियोसोम को बनाती है। किसको बनाती है? न्यूक्लियोसोम को। ठीक है, इसी न्यूक्लियोसोम में जो हमारा डीएनए है ना, इतना मीटर लंबा जो डीएनए होता है, यानी माना बात ये डीएनए है ना, ये डीएनए, ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए, ये जो डीएनए है, ये सबसे पहले करते क्या है? देखो, ये सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अष्टक बने होते हैं, ये अष्टक बनते हैं, है ना, अष्टक बनते हैं, ढेर सारे अष्टक होते हैं। तो ये डीएनए क्या करते हैं? ये कुंडलित होकर ये प्रत्येक 2 बार है ना, 2 बार क्या करते हैं? ये प्रत्येक अष्टक में, है ना, 2 बार क्या करते हैं? ये प्रत्येक अष्टक में क्या होते हैं? पराकुंडलन होता है। यहाँ से इनका क्या हुआ? पराकुंडलन हुआ। पराकुंडलन होने के बाद एक मोती जैसी संरचना में चेंज हो जाते हैं। कैसी? मोती जैसी, है ना, माला रूपी। ये एक माला रूपी संरचना में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम होती है। ठीक है, न्यूक्लियोजेज एंजाइम होती है। इस न्यूक्लियोजेज एंजाइम पे ये क्या करते हैं? रिंकल शेप में ना, ये रिंकल शेप में, और रिंकल शेप में निकलते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? रिंकल शेप में हो जाते हैं, है ना। इनकी संरचना और चेंज हो जाती है ना, घुमावदार हो जाते हैं। और घुमावदार होने के बाद ये वापस से कहाँ जाते हैं? गुणसूत्र के अंदर। अब इस गुणसूत्र के अंदर पहले से ही एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है, और ये डीएनए जाते हैं उसमें, ये टाइटली ना, एकदम टाइटली क्या होते हैं? बंध जाते हैं। और यही डीएनए का क्या हो जाता है? पैकेजिंग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? पैकेजिंग, जो कि मैंने पढ़ाया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति क्या है? इसकी विधि लिखिए। डीएनए प्रतिकृति क्या है और इसकी विधि को लिखिए। यानी कि ये जो डीएनए प्रतिकृति क्या है और इसकी विधि को लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? डीएनए का द्विगुणन यह अंतरावस्था की प्रवस्था में होता है, और वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए द्विगुणन की अर्धसृष्टि विधि प्रतिपादित किया, और मिल्सन एवं स्टाइल ने ई कोलाई पर रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन का प्रयोग द्वारा अर्धसंरक्षित मॉडल को प्रस्तुत किया। यानी डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है डीएनए से क्या बनना? डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ये प्रतिकृति कहलाता है। और इनमें एक होता है संरक्षित विधि और एक अर्धसंरक्षित विधि। संरक्षित विधि और अर्धसंरक्षित विधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपरान मॉडल क्या है? लैक ओपरान की संरचना को समझाइए। ओपरान मॉडल क्या होता है और लैक ओपरान की संरचना को समझाइए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। अगर देखो, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा, हम कहाँ से करें, तो इसी चैनल बेटा वन शॉट हो चुकी है, बहुत बार कई सारे क्वेश्चन भी कराए जा चुके हैं। तो आप वन शॉट को एक बार देख लेना, है ना। मान लो आपने बैच में नहीं ज्वाइन हो तो वन शॉट देखना। वन शॉट जब आप देखोगे तो वहाँ पे ओपरान मॉडल क्या है और ओपरान मॉडल की संरचना क्या है उसको समझाइए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन भाई पढ़ लिया तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, है ना। अब सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो 3 से 4 घंटे टाइम लगेंगे, है ना। तो आप 3 से 4 घंटे में उब भी जाओगे। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सभी जो जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास के दिखा रही हूँ आपको सभी को प्रैक्टिस करना है, नहीं एक वो भी नहीं छोड़ने। आप इसको एक भी छोड़ नहीं सकते हो कि नहीं हम ये हमारे लिए इमरजेंसी नहीं है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। ठीक है, चलिए, जीन अंतर क्रिया को परिभाषित करें, लॉन्ग क्वेश्चन है, और समुचित संकीर्ण उदाहरण की मदद से इसका वर्णन करें। ठीक है, इसके साथ साथ संलग्नता तथा संलग्नता वर्ग क्या है, संलग्नता का प्रभाव, इसकी महत्ता के बारे में लिखें। ओके, आनुवंशिक कूट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने वन शॉट में पढ़ाया है आनुवंशिक कूट के बारे में। तो आप वहां से आनुवंशिक कूट भी देख लेना। ठीक है, डीएनए आरएनए के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं।
ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा। डीएनए आरएनए के अंतर की बात करें, है ना, डीएनए आरएनए की क्या अंतर है, क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो डीएनए आरएनए के अंतर की बात करें तो डीएनए में क्या लिखोगे, ठीक है, डीएनए में लिखोगे, डीएनए में डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में क्या लिखोगे, आरएनए में राइबोज राइबोज शर्करा, तो राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में आरएनए में क्या होगा, राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में राइबोज शर्करा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं। और इनमें क्या लिखोगे, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में, कहाँ पे, मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए हमेशा कहाँ पे, ये जो डीएनए है हमेशा कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म यानी कि ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, थायमिन क्षारक पाया जाता है, यूरोसिल अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, थायमिन क्षारक, है ना, थायमिन क्षारक पाया जाता है। तो नेक्स्ट, थायमिन क्षारक पाया जाता है, थायमिन क्षारक पाया जाता है। तथा यूरेसिल अनुपस्थित होता है, यूरोसिल अनुपस्थित होता है। यानी कि थायमिन तो प्रेजेंट है लेकिन यूरोसिल क्या है, अनुपस्थित है। इनमें क्या लिखोगे, इसमें थायमिन क्षारक अनुपस्थित होता है और यूरोसिल पाया जाता है। क्या लिखोगे, इनमें थायमिन क्षारक थायमिन, तो थायमिन क्षारक अनुपस्थित होता है, तथा यूरोसिल पाया जाता है। यूरोसिल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। यानी कि एक में थायमिन है, एक में क्या है, यूरोसिल है। आगे क्या लिखोगे, यह प्रायः सभी जीव एवं कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए में क्या लिखोगे, यह प्रायः सभी जीव एवं कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। तो नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रायः सभी जीव, है ना, जितने भी जीव हैं,
तो ये प्रायः सभी जीवों एवं 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 कुछ विषाणुओं का कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है ना। कुछ ऐसे विषाणु होंगे जिनका ये आनुवंशिक पदार्थ होंगे, बाकी सभी जीवों का, ये सभी जीवों में क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ ही ऐसे वायरस होंगे जिनका ये जेनेटिक मटेरियल होता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया। ओके, इसके बाद आरएनए में हम क्या नोट करेंगे कि यह केवल विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है ना। किसमें? आरएनए में यह केवल, ठीक है, यह केवल विषाणुओं में ही, किसमें? विषाणु में। तो यह केवल विषाणुओं में ही, ओके, विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ का, किसका? आनुवंशिक पदार्थ का, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका कार्य करेंगे, सिर्फ केवल विषाणु में, है ना, केवल विषाणु में, यानी कि वो भी विषाणु में कौन? जो जितने भी प्लांट वायरस, है ना, कुछ अपवाद स्वरूप होंगे जो एनिमल्स में जो वायरस होते हैं, यानी कि जो जीवों में जो वायरस होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए हो सकता है, लेकिन जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है या जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, लेकिन डीएनए क्या होगा? कुछ ही विषाणु में, है ना, जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरियोफेज कुछ विषाणुओं में, कुछ विषाणुओं में क्या है? डीएनए। बाकी जितने भी जीव हैं, है ना, समझते एक छोटा से छोटा जीव है, बड़ा से बड़ा जीव है, सभी का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए ही होता है। ठीक है, तो ये होते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हेट्रोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि हेट्रोक्रोमैटिन किसे कहते हैं और यूक्रोमैटिन किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करना, यानी कि आपको इसमें अंतर बताने हैं कि किससे हेट्रोक्रोमैटिन और किसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक साइड क्या लिखोगे? हेट्रोक्रोमैटिन, है ना, एक साइड हेडिंग क्या डालोगे? हेट्रोक्रोमैटिन, और एक साइड यूक्रोमैटिन। तो पहले हेडिंग डालो हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, दूसरा है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, देखो हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। अब अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात करते हैं, देखो अगर हेट्रोक्रोमैटिन की बात करोगे तो हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है। ठीक है, गुणसूत्र अभिरंजकों से, क्या? गुणसूत्र अभिरंजक, तो गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है, गहरा रंगता है। ठीक है, यूक्रोमैटिन में क्या लिखोगे? गुणसूत्र अभिरंजकों से, गुणसूत्र अभिरंजकों से, अभिरंजकों, तो गुणसूत्र अभिरंजकों लिख सकते बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, समझने के लिए लिख सकते हो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो गुणसूत्र अभिरंजकों से हल्का रंगता है। ठीक है, क्या होता है? ये हल्का रंगता है। कौन? यूक्रोमैटिन। अगर अभिरंजक का मतलब होता है कि पहले से ही, है ना, जब डीएनए का पैकेजिंग होता है तो पहले से ही इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है,
पहले से इसमें क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये मौजूद होती है। आगे क्या लिखोगे, यह गुणसूत्र का संघनित भाग है जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। क्या लिखोगे, हेट्रोक्रोमैटिन में यह गुणसूत्र का संघनित भाग है, ठीक है, यह गुणसूत्र का। तो नेक्स्ट पॉइंट, यह गुणसूत्र का, गुणसूत्र, तो यह गुणसूत्र का संघनित भाग है जो केंद्रक के ना न्यूक्लियस, तो जो केंद्रक के चारों ओर, तो केंद्रक के चारों ओर रहता है, ठीक है। यह गुणसूत्र का संघनित भाग है जो किसके, केंद्रक, यानी कि जो गुणसूत्र है, तो यह गुणसूत्र का क्या है, संघनित भाग है जो कि केंद्रक के क्या होता है, चारों ओर रहता है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, यूक्रोमैटिन में यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, अर्थात कोशिका के गुणसूत्रों की तुलना में कम संघनित होता है। तो क्या करोगे, यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, ठीक है, यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है जो कम संघनित होता है, जो क्या है, कम संघनित होता है, ठीक है। ये कम संघनित है तो फैला हुआ भाग है, और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, ये ज्यादा संघनित है, तो ये क्या है, चारों ओर फैला हुआ भाग है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है। क्या लिखोगे, इसमें डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, इसमें डीएनए का, तो डीएनए का द्विगुणन, तो डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें डीएनए का द्विगुणन देर से होता है। लेकिन यूक्रोमैटिन में क्या लिखोगे, इनमें डीएनए का द्विगुणन शीघ्रता से होता है और इसके जीन बहुत सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो आगे लिख सकते हो कि इसके जीन, ठीक है, इसके जीन क्या होंगे, सदैव निष्क्रिय रहते हैं, तो इसके जीन सदैव निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय, तो सदैव क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लिखोगे, इसमें डीएनए का, तो इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन है ना, द्विगुणन का मतलब होता है रिप्लिकेशन, तो रिप्लिकेशन शीघ्रता से होता है, ठीक है। रिप्लिकेशन क्या होता है, शीघ्रता से, शीघ्रता का मतलब तेजी से, तो शीघ्रता से होता है, ठीक है, शीघ्रता से होता है, तथा इसके जीन निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। इसके जीन क्या होंगे, ये निष्क्रिय अवस्था में होंगे, ठीक है। इनका जो जीन होगा वो कैसा होगा, निष्क्रिय होगा, ठीक है। अगर इसी चीज को यहाँ पे समझो, देखो जैसे डीएनए की पैकेजिंग हो रही है ना, डीएनए की पैकेजिंग, मानो ये गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र, रुको, ठीक है। जैसे ये गुणसूत्र है ना, एक गुणसूत्र हमने ये ले लिया और यहाँ पे हमने एक ये ले लिया, ठीक है, दो गुणसूत्र हमने ले लिया। अब हमने क्या बात की कि इनमें पहले से
पहले से ही एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जब डीएनए का पैकेजिंग होता है तो डीएनए के पैकेजिंग के दौरान इनमें पहले से ही एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है। क्या होता है, इनमें पहले से ही एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो हमारा पैक्ड डीएनए है ना, ये जो डीएनए आया, ये जो डीएनए रिंकल फॉर्म में आ रहा है, ये रिंकल फॉर्म में इस तरीके से है ना, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, इससे बध रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो बध रहा है ये टाइटली बध रहा है। कैसे बध रहा है, ये टाइटली, बहुत टाइटली बध रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइटली बध रहा है। साथ साथ भाई इसके ये मोती जैसी संरचना ना, जो ये कण होते हैं जिसको हम कह सकते हैं जीन, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या, हेट्रोक्रोमैटिन, क्रोमैटिन। क्यों, क्योंकि ये जो गुणसूत्र का अभिरंजक, और गुणसूत्र का अभिरंजक क्या था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये गुणसूत्र का अभिरंजक है, तो इसके साथ इसने क्या किया, टाइटली बंधा। तो ये क्या हुआ, इसका रंग कैसा हो गया, गहरा हो गया। अब इनमें क्या होगा कि ये जो गुणसूत्र आएगा है ना, ये आएगा आएगा और इससे क्या करेगा, ये ढीला बंधेगा। ठीक है, क्या होगा, ढीला बनेगा। तो इसको हम कहते हैं यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। अब ये जब गुणसूत्र के अभिरंजक से हल्का बंधेगा तो इनमें डीएनए का रिप्लिकेशन तेजी से नहीं होगा, बहुत स्लो होगा, इनमें तेजी से होगा। इनके जीन कम निष्क्रिय, यानी कि सदैव निष्क्रिय अवस्था रहते हैं, लेकिन इसके जो जीन क्या होंगे, वो सक्रिय होंगे, इनके जीन जो होंगे वो सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर आरएनए की क्लोवर लीफ मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। यानी ट्रांसफर आरएनए का जो लोअर क्लीव का है ना, जो लोअर लीफ का मॉडल, लोअर लीफ मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। जो टी आरएनए है, यहाँ पे टी आरएनए वाली जो संरचना है वो आपने बनाने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना का वर्णन करें, है ना। तो ये अभी हमने पीछे बात की कि डीएनए की संरचना का वर्णन करें, तो इसके जस्ट पीछे हमने बात की कि क्या है डीएनए, डीएनए की क्या संरचना है, क्या क्या डीएनए की संरचना में पाई जाती है ना, 20 अंगस्ट्रांग, ये सभी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट तरीके से। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इनमें क्या करना है, आपने अंतर स्पष्ट करना है। किससे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और किससे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, तो फटाफट चलिए करते हैं। तो एक साइड आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियोटाइड, एक साइड हेडिंग डालोगे न्यूक्लियो साइड, और दूसरी साइड न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक साइड न्यूक्लियोसाइड और एक साइड न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या लिखोगे, यह दो अणुओं नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से बनता है। ठीक है, पहले पॉइंट क्या लिखोगे, यह दो अणुओं, यह दो अणुओं ठीक है, नाइट्रोजिनस, तो नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, एंड पेंटोस शर्करा, पेंटोज शुगर कहते हैं, तो पेंटोज शुगर से बनता है। ठीक, इससे पेंटोज शुगर से बनता है, यानी कि ये दो अणुओं नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर से बनता है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, ये तीन अणुओं नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा तथा फास्फेट से बनता है। ठीक है, फास्फेट से बनता है। इसमें क्या लिखोगे, यह तीन अणुओं, यह तीन अणुओं, तीन अणुओं कौन कौन, तो ये तीन अणुओं में कौन कौन से, देखो तो यह तीन अणुओं नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजिनस, तो नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप,
ना, प्लस पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से बनता है। ठीक है, पेंटोज शुगर से बनता है। ठीक है, तो ये हो गए एक एक अंतर। ये क्या हो गया, एक एक अंतर, यानी कि डीएनए और आरएनए। मैंने किया 2 अणु नाइट्रोजन बेस है ना पेंटोज शुगर से बनता है, और 3 अणुओं से कौन कौन से, नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज ग्रुप, फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, इन 3 चीजों से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, आगे ये क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्षारीय प्रकृति, तो क्षारीय प्रकृति, तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति की होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या लिखोगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति, तो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्या होंगे ये, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं, और ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह-एंजाइम के घटक हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या लिखोगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। ठीक है, इनमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ये न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं। न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड के घटक है। ठीक है, और न्यूक्लियस, इसमें क्या लिखोगे, ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक है। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक, ऊर्जा वाहक तथा तथा सह एंजाइम के, सह एंजाइम के, ठीक है, सह एंजाइम के घटक है। ठीक है, क्या है, सह एंजाइम के घटक, यानी ये होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर। ठीक है, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ये डिफरेंस होते हैं। ठीक है, क्या हमने देखा कि यह 2 अणुओं के नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर से बनता है, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर से बनता है, और यह 3 अणु नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर से बनता है। ठीक है, उसके बाद ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के, और एक जो न्यूक्लियोसाइड है ये न्यूक्लियोटाइड का घटक है, और ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है, ये आपके भी होमवर्क है कि जो हिस्टोन है, इस हिस्टोन पे धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होते हैं, है ना। क्योंकि देखो डीएनए जब पैकेजिंग होता है, जब डीएनए हमारा इतना लंबा, जब डीएनए पैक्ड होता है तो वो कैसे पैक्ड होता है, कभी आपने सोचा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम डीएनए की देखते हैं, है ना, अगर हम डीएनए देखते हैं तो ये जो डीएनए हमारा है ये कैसा होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, इस हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तब जाके इन दोनों का क्या होता है, आकर्षण होता है। नहीं, आकर्षण से कितना लंबा जो डीएनए है वो क्या हो जा रहे हैं, पैक्ड हो जा रहे हैं। किस में पैक्ड हो जा रहे हैं, भाई इतना लंबा जो डीएनए है, ये डीएनए किस में पैक्ड हो जा रहे हैं, ये किस में पैक्ड हो रहे हैं, तो कुछ तो पैक्ड होने का रीजन होगा, कुछ तो ऐसा चीजें होंगी जिसके द्वारा ये पैक्ड हो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है ये आपको बताने हैं कि किस तरीके से जो हिस्टोन प्रोटीन है इस पे धनात्मक आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो रहे आज के क्वेश्चन। तो जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा खुद करने के लिए दिया है, तो अगर माना आपने नहीं पढ़ा है तो आप वन शॉट देखना, है ना, इसी चैनल पे
आपके वन शॉट है ना। चैप्टर 6 वाला वन शॉट यानी वंशागति का आणविक आधार वाला जो चैप्टर इसका वन शॉट हो चुका है। आप एक बार क्लास को देखना, अगर आप क्लास को देख लोगे तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए आप कर लोगे। अगर आप इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इस चैप्टर कहीं से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।